हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। इस सीरीज़ में हम लोग सीजी व्यापम द्वारा 2019 में लिए गए एक लेक्चरर एग्ज़ाम के फिजिक्स पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जानते ही हैं उस सीजी व्यापम द्वारा 2019 में लेक्चरर, टीचर, असिस्टेंट टीचर और लैब टीचर का एग्ज़ाम लिया गया था, है ना। उसमें इंग्लिश मीडियम वाला भी, इंग्लिश मीडियम के टीचर का भी एग्ज़ाम लिया गया था। तो उसमें से हम लोग फिजिक्स के पेपर को, जो फिजिक्स के लेक्चरर के लिए एग्ज़ाम लिया गया था, उस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले भी वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप जा कर के देख सकते हैं। और ये मैंने सॉल्व कर दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर में ही, इससे आपको आसानी हो जाएगा। ठीक है, और उसमें मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करके आपको बताते जाऊँगा कि कैसे सॉल्व करना है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इसका आपको पीपीटी टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस थ्योरम इज, यानी गॉस थ्योरम का अवकलन रूप कौन सा है। ठीक है, तो गॉस थ्योरम आप जानते हैं, किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश, मान लेते हैं यहाँ पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का कितना होता है, से निकलने वाला, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स जो होता है ना, फाई का वैल्यू, वह उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश, मान लेते हैं क्यू है, तो उसका 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। तो ये गॉस थ्योरम है। तो इसी का दो फॉर्म होते हैं, इंटीग्रल फॉर्म और डिफरेंशियल फॉर्म। तो इंटीग्रल फॉर्म और यहाँ पर डिफरेंशियल फॉर्म कौन सा होता है उसको पूछा गया है। ठीक है, तो गॉस थ्योरम का डिफरेंशियल फॉर्म ये होता है, यहाँ जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो रो यहाँ है चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो चार्ज डेंसिटी का एप्सिलॉन 0 गुना होता है। ठीक है, और मैक्सवेल के 4 इक्वेशन होते हैं, उनको आपको कमेंट करके बताना है कौन कौन से होते हैं। अगर नहीं बनेगा तो मैं यहीं पर बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये पहला हो गया डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 0। फिर होता है कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू 0 J प्लस डेल डी बाई डेल टी। फिर होता है कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी। ठीक है, ये सभी वेक्टर फॉर्म में है ना, ये सभी वेक्टर फॉर्म में है। फिर एक होता है डाइवर्जेंस ऑफ ई, जिसको अभी हम लोग देखें, इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो ये 4 इक्वेशन होते हैं मैक्सवेल के। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो डायग्राम दिया हुआ है, इसमें आपको क्या बताना है, द एमीटर ए रीड्स 2 एम्पियर एंड वोल्ट मीटर वी रीड्स 20 वोल्ट, द वैल्यू ऑफ रजिस्टेंस आर इज, ये जो रजिस्टेंस आर है उसका वैल्यू कितना होगा, इसको बताना है। ठीक है, तो इसमें बताया हुआ है कि एम्पियर मतलब एमीटर जो है 2 एम्पियर का वोल्टेज रीड कर रहा है, और वोल्ट मीटर जो है 20 वोल्ट का, एमीटर 2 एम्पियर का करंट रीड कर रहा है, और वोल्टेज 20 वोल्ट का वोल्ट रीड कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, यानी आर का वैल्यू निकालना है हम लोग को, रजिस्टेंस का वैल्यू। तो सीधा ओम्स लॉ लगाते हैं, वी इज इक्वल टू आई आर। तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी अपॉन आई। तो यहाँ पर है 20 वोल्ट और ये है 2 एम्पियर, कितना हो जाएगा, 10 ओम, है ना। आर का वैल्यू हो जाएगा 10 ओम, 10 ओम। ये हो गया आंसर आपका। लेकिन इसमें जो है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन सी 10 ओम से अधिक, इसको सही आंसर लिया हुआ है, जबकि मेरे ख्याल से तो ठीक 10 एम्पियर 10 ओम रिजल्ट इसका आना चाहिए। ठीक है, अमीटर और वोल्ट मीटर के प्रतिरोध को परिमित मानते हुए बोला है। इसका अर्थ ये हो सकता है कि उनका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा। ठीक है,
अगर आप कैलकुलेशन करके देखें तो ठीक 10 ओम तो आ रहा है, लेकिन एमीटर यहाँ पर जो है एमीटर और यहाँ वोल्ट मीटर उनका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, तो इसीलिए हो सकता है कि ये, ठीक है, मोर देन 10 ओम है। यानी कि 10 ओम तो कैलकुलेशन से आ गया, लेकिन उनका इंटरनल रेजिस्टेंस को भी तो ऐड करेंगे ना, तो 10 ओम से अधिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 3 identical capacitors are given a charge theta each, and then they are allowed to discharge through resistance R1, R2 and R3. Their charges as a function of time shown in the graph. The smallest of the 3 resistance is, तो मैं इंग्लिश में हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। 3 एक समान संधारित्रों को समान आवेश थीटा से आवेशित किया गया है। ठीक है, 3 संधारित्र हैं, मान लेते हैं ये 3 ठो संधारित्र हैं। अब इनको यहाँ रजिस्टेंस से तीनों को है ना डिस्चार्ज किया जाता है। ठीक है, तो उनका ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है इसमें उनका किस प्रकार से आवेश क्षय होता है उसको दिखाया गया है, तीनों रजिस्टर से, R1 से, R2 से, R3 से। ठीक है, तो इसको आपको बताना है कि सबसे छोटा रेजिस्टेंस कौन सा है, R1 या R2 या R3, सबसे छोटा रेजिस्टेंस कौन होगा ये बताना है। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि 3 कैपेसिटर हैं, उनको 3 ठो अलग अलग मतलब चार्ज सेम दिया हुआ है थीटा, लेकिन 3 ठो अलग अलग रेजिस्टेंस से उनको क्षय किया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे छोटा को फाइंड करना है, तो ये कैसे होगा। देखिए छोटा रेजिस्टेंस होगा मतलब धारा अधिक फ्लो होगा, है ना। छोटा रेजिस्टेंस में आप जानते हैं कम रेजिस्टेंस मतलब अधिक धारा। ठीक है, तो अधिक रेजिस्टेंस मतलब कम धारा। ठीक है, धारा का वैल्यू होता है डी क्यू बाई डी टी, यहाँ पर थीटा दिया हुआ है, क्यू का वैल्यू थीटा दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो डी थीटा अपॉन डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू ये हो गया आई, है ना। अब आवेश को मतलब क्षय होने में ज़्यादा समय लग रहा है, ठीक है, तो धारा कम होगा और रेजिस्टेंस यानी कि अधिक होगा, और आवेश जल्दी से क्षय हो जा रहा है तो धारा अधिक होगा यानी रेजिस्टेंस कम होगा, है ना। तो यहाँ पर ग्राफ को देखें तो देखिए R3 जो ग्राफ है लगभग सीधा चल रहा है ना इस प्रकार से। ठीक है, R3 ग्राफ जो है लगभग सीधा चल रहा है ये इस प्रकार से। फिर यानी कि ये जो आवेश का क्षय है वो समय बढ़ते हुए भी ज़्यादा क्षय नहीं हो रहा है, कम क्षय हो रहा है। फिर R2 उससे और कम हो रहा है, और R1 जो है जल्दी से क्षय हो जा रहा है, यानी समय थोड़ा सा ही बढ़ा है और ये जो आवेश है वो जल्दी से क्षय हो जा रहा है, मतलब कि R1 कम होगा। ठीक है, R1 छोटा होगा, ठीक है, तभी धारा अधिक प्रवाहित होगा, है ना। R1 छोटा होगा तो ज़्यादा धारा प्रवाहित होगा, फिर R2 में उससे ज़्यादा धारा प्रवाहित होगा, फिर R3 में उससे ज़्यादा धारा प्रवाहित होगा, है ना। तो इसका मतलब है कि R1 जो है सबसे छोटा है। ठीक है, यहाँ आंसर देख लीजिए सी, R1 सबसे छोटा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एट टाइम at the interface of two dielectric media, which of the following is not the boundary condition। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दो अलग अलग माध्यमों में, है ना, ये अलग अलग माध्यम है मान लेते हैं, इधर ये एक माध्यम है और ये दूसरा माध्यम है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे दो माध्यमों में जाता है ना, तो यहाँ पर जो जो बाउंड्री होता है तो उस बाउंड्री पर क्या होता है, मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो चेंज होता है कि नहीं होता है ना, ये बताना है आपको। ठीक है, तो किस कंडीशन में कितना होता है, किस कंडीशन में कितना चेंज होता है, ये आंसर बताना है। ठीक है, तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ टेक एन एम सी। ठीक है, टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड तो कंटिन्यूअस। ठीक है, और नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड जो है
कंटिन्यूअस। ठीक है, तो यहाँ पर टेंजेंशियल हो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम से अगर पास होता है, ठीक है, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना वो कंटिन्यूअस होता है, और नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है, और नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूअस होता है, लेकिन टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना डिसकंटिन्यूअस होता है। ये फार्मूला है टेक एनएमसी, मतलब टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंटिन्यूअस। ठीक है, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कंटिन्यूअस, और नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिसकंटिन्यूअस, और टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये फार्मूला याद रखिए। तो यहाँ पर जो आप ऑप्शन ए देख रहे हैं, इसमें मैग्नेटिक फील्ड का जो कंपोनेंट है पैरेलल है ना, पैरेलल कंपोनेंट मतलब कि टेंजेंशियल कंपोनेंट वो है ना कंटिन्यूअस है, मतलब दोनों तरफ बराबर है। ठीक है, दोनों B1 और B2 दोनों बराबर हैं, तो इसलिए कंटिन्यूअस है। ठीक है, अगर डिसकंटिन्यूअस होता तो यहाँ पर ये म्यू 1 म्यू 2 जो दिया हुआ है ऑप्शन बी में आप देख सकते हैं, वैसा कुछ कांस्टेंट यानी उसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वैल्यू आता। ठीक है, लेकिन चूंकि कंटिन्यूअस होता है इसलिए ना B1 इज इक्वल टू B2 है ना, दोनों का टेंजेंशियल कंपोनेंट। ठीक है, यानी पैरेलल कंपोनेंट। ठीक है, तो ये फार्मूला को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए क्यूब कंसिस्ट ऑफ 8 इलेक्ट्रिक डाइपोल्स इन विच magnetic field of each charge is E, then total electric flux emanating out of the cube will be। एक घन है दिया हुआ है, उसके अंदर 8 विद्युत डाइपोलों को रखा गया है, जिनमें प्रत्येक आवेश ई है डाइपोल में। ठीक है, तो उस घन से निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स कितना होगा ये बताना है आपको। तो देखिए विद्युत फ्लक्स जो निकलता है वो गॉस के रूल से आप जानते हैं कि उसके अंदर जो उपस्थित कुल आवेश है क्यू मान लेते हैं, या समेसन क्यू, जो बंद पृष्ठ है उसके अंदर कुल आवेश समेसन क्यू है, उसका 1/ε0 गुना होता है जो निकलने वाला विद्युत फ्लक्स है, ये उसका फार्मूला है। ठीक है, तो अब हम लोगों को टोटल आवेश क्यूब कितना है उसके अंदर ये निकालना है बस। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है, क्यूब है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो ये मान लेते हैं हम लोग क्यूब बना लिए, ये क्यूब हो गया। अब इसके अंदर 8 इलेक्ट्रिक डाइपोल हैं बोल रहा है, तो ये मान लेते हैं पहला इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब है इस तरफ क्यू चार्ज है और इस तरफ माइनस क्यू चार्ज है, तो ये एक डाइपोल बना। तो ऐसे 8 ठो डाइपोल हैं, तो एक डाइपोल का नेट चार्ज कितना होता है, तो एक डाइपोल का नेट चार्ज होता है 0, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों मिलकर के कैंसिल कर देते हैं। तो एक डाइपोल का नेट चार्ज 0 हो गया, तो 8 डाइपोलों का नेट चार्ज कितना होगा, वो भी 0 होगा, क्योंकि डाइपोल है ना, दोनों पोल एक साथ रखे हुए हैं, तो नेट चार्ज तो हो गया 0। तो इसका मतलब है कि इस जो क्यूब के अंदर कोई भी चार्ज नहीं रखा हुआ है, यानी नेट चार्ज उसके अंदर 0 है। चार्ज तो रखे हुए हैं लेकिन उनका नेट जो इफेक्ट है ना वो 0 है। तो इसका मतलब फार्मूला के अकॉर्डिंग, ये जो फार्मूला होता है Q/ε0 के अकॉर्डिंग, क्योंकि नेट चार्ज जो है अंदर में 0 है अपॉन एप्सिलॉन 0, इसलिए हो गया 0, यानी ये आंसर हो गया 0 0, ऑप्शन डी। ठीक है, डाईपोल है ना इसलिए दोनों पोल साथ में रखे होंगे, इसलिए उसका नेट इफेक्ट जो होगा ना वो 0 होगा। देखिए जब भी गॉस का रूल लगाते हैं तो उसके अंदर कुल उपस्थित आवेश जो है सिर्फ एक पोल का होता है, या तो माइनस क्यू या प्लस क्यू, इतना आवेश उसके अंदर उपस्थित होता है। अगर ये माइनस उपस्थित है प्लस उपस्थित है तो यहाँ से आवेश जो है ना बाहर निकलता है, हमेशा डाइवर्ज होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से बाहर निकलता है। और अगर उसके अंदर माइनस क्यू चार्ज है तो उसके अंदर घुसता है, हमेशा कन्वर्ज होता है। ठीक है, आप जानते ही हैं। तो ये हो गया, ठीक है, गॉस का रूल। तो उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, आगे के वीडियो में और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे, तो बने रहिएगा। ठीक है, पसंद आए तो कमेंट करके बताइएगा, कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, कोई सजेशन देना हो तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।